Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. So I hope आप सभी की प्रिपरेशन काफी चल रही होंगी फॉर ICMR बैच 24. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की. ठीक है, फॉर जनरल एप्टीट्यूड. बेसिकली हम पार्ट ए को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं फॉर ICMR बैच 24 और ये जो है पार्ट ए का 5th लेक्चर यहाँ पे रहने वाला है. ठीक है, इससे पहले हमारे 4th लेक्चर हो चुके हैं फॉर जनरल एप्टीट्यूड. आप उन वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप अगर चाहें तो वहां से उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है कर सकते हैं. ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, सो दैट की वीडियोस जो भी इम्पोर्टेंट आने वाली है इन फ्यूचर उसके जो नोटिफिकेशंस है आपको इजीली आप तक वो पहुंच जाए. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 15 मैंस हैं, वो वर्क कर रहे हैं 9 आवर अ डे और वो क्या करते हैं फील्ड को रीप करते हैं 16 डेज में. ठीक है जी, और नेक्स्ट पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज विल 18 मैंस रीप द सेम फील्ड वर्किंग 8 डेज. ठीक है, 15 आदमी हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, 15 आदमी है वो 9 घंटे काम करते हैं एक दिन में और वो क्या करते हैं 16 दिन में वो क्या करते हैं 16 दिन में वो एक फील्ड को क्या करते हैं रीप करते हैं. ठीक है, अगर वो जो है ठीक है अगर उसी चीज को अगर 18 मैंस क्या करते हैं रीप करते हैं सेम फील्ड को. ठीक है, कितने आवर्स के लिए 8 आवर्स अ डे के लिए. ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है वो टोटल डेज नहीं बताए हैं, तो हमें यहाँ पे डेज जो है वो क्या करने हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले ये एक इक्वेशन हमने बना ली. ठीक है, यहाँ से जो है ठीक है इसको हमने इस तरह से क्यों लिखा है बिकॉज जो 15 अब देखो यहाँ बराबर होंगे. ठीक है, जो 15 मेंस हैं ठीक है यहाँ पूछा है कि 15 आदमी हैं 9 दिन में वो 16 सॉरी 9 अगर वो 9 घंटे एक दिन में काम करेंगे. ठीक है, और 16 दिन में वो क्या करेंगे फील्ड को रीप करेंगे. तो सेम वही चीज अगर 18 आदमी कर रहे हैं. ठीक है, 18 आदमी सेम चीज कर रहे हैं. ठीक है, अगर वो 9 दिन 9 आवर्स अ डे की जगह वो 8 आवर्स अ डे अगर काम करते हैं तो ये बताओ कि वो कितने दिनों में जो है वो फील्ड को क्या करेंगे रीप करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप क्या करोगे यहाँ पे आप एक्स निकालोगे. ठीक है, एक्स कैसे निकलेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 16. ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 8. ठीक है, इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो कितना आ जाएगा दैट इज 2160 डिवाइडेड बाय 144 और जब फर्दर आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा दैट इज 15. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अगर जो 18 आदमी है ठीक है 18 मेंस हैं अगर वो सेम फील्ड को 8 आवर्स पर डे क्या करते हैं वो रीप करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा उनको 15 दिन लगेंगे एक फील्ड को रीप करने के लिए. ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सेकंड 15 डेज. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन जो था लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था बट एक क्वेरी थी इसमें कि मैम जो आपने ये बताया है ठीक है जैसे मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो मैंने कहा था कि डायरेक्टली आपको क्या करना है पहले इनको काउंट कर लेना है उसके बाद जो ये 8 है ठीक है इनको क्या करना है आपको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 16 करना है. मैं ऐसा क्यों कहा था बिकॉज एक तो देखो 8 तो ये अंदर वाले ट्राइंगल्स हो गए. ठीक है, यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स को काउंट करना है. तो फिर देखो अब नेक्स्ट देखो इसने कैसे किया मैंने. इसके बाद देखो अगर हम और ट्रायंगल्स में काउंट करते हैं एक तो ये होगी 1. ठीक है, 2 3 और 4. ठीक है, मैं इस तरह से नहीं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ कैलकुलेट करके. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया ठीक है 8 को हमने पहले ही कैलकुलेट किया प्लस 4 ये हो गई. ठीक है, प्लस 4 जो होगी हमारे पास येलो वाली होगी और अगर हम ठीक है यहाँ से मैं ब्लू कलर ले रही हूँ. अब देखो अब ये मैंने येलो वाली ले ली. उसके बाद अगर मैं फर्दर यहाँ पे क्या करती हूँ काउंट करती हूँ उसके बाद देखो ये जो अंदर वाली है तो हमने एक ये 4 ये ले ली अंदर वाली 8 ले ली. उसके बाद कौन सी बचती है बाहर. ठीक है, कौन सी बचती है ये वाली देखो एक होगी 1. ठीक है, ये हो गई 2. ठीक है 2 इसी तरह से. ठीक है 1 और 2 और ये इस तरफ से 3. ठीक है 3 और 4 यहाँ पे भी कितनी हो गई 4.
सो हम अगर इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तब भी यहाँ पे 16 ही आएगा। सो एक चीज है कि अगर आपको इस तरह से कोई भी अगर डायग्राम मिलती है, ठीक है, इसको एक ट्रिक समझ लो, ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ मैंने इतने ही यहाँ पे कॉलम्स बनाए, कुछ डायग्राम में इतने ही कॉलम है, तो कितना आएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको भी आपको डायरेक्टली 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स दी हैं, तो भी आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 12। सिंपली ये ट्रिक है, ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको कैलकुलेट काउंट करने के लिए आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था 16 तो यहाँ पे होगी, और फिर उसके बाद कौन सी थी, ठीक है, एक होगी यहाँ पे ये 17, ठीक है, 18, ये अंदर वाली 19, 20, ठीक है, और एक पूरी ये बाहर वाली 21। तो टोटल यहाँ पे कितनी थी, 21 जो थी यहाँ पे ट्राइंगल थी, ठीक है। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, he turns 60 degree in a clockwise direction and then another 180 degree in the same direction. He then turns 210 degree in anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, अब आपको ये पता है, ठीक है, इजी करने के लिए मैं इस तरह से आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये नॉर्थ वाली, ये है साउथ, ठीक है, ये वाली है ईस्ट और ये वाली है वेस्ट। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, इसकी तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते कि यहाँ पे ये आदमी है, ठीक है, ये इसका चेहरा है, इस तरफ इसका फेस है, ठीक है जी, ये इसके पैर है, ठीक है। अब फेस इसका ईस्ट की तरफ है, कह रहा है कि ईस्ट की तरफ उसका फेस है, और वो क्या करता है, वो 60 डिग्री क्या करेगा, वो टर्न करेगा। अगर हम इसको मान लें कि ये उसका फेस है, ठीक है, ये हम मान लें कि इसका फेस है आदमी का, वो इस तरफ देख रहा है, अब यहाँ से वो 60 डिग्री जो है वो टर्न करेगा। इस बात आपको पता है कि जो एंगल होता है हमारा, ठीक है, ये कौन सा है, ये है 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, दैट मीन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। मतलब इस पे कहीं यहाँ जैसे जो है वो, ठीक है, यहाँ जैसे जो है वो 60 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री का एंगल बनता तो इस तरफ वो क्या करेगा, ऐसे 60 डिग्री के यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो पहुंच गया, उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के बाद इन्होंने कहा है कि अब क्या होगा, अब वो एक और 180 डिग्री जो डायरेक्शन है, ठीक है, एक और वो क्लॉकवाइज टर्न लेगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर आप देखो, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री बन रहा है, इस तरफ हम लेते हैं, तो ये बन गया आपका 180 डिग्री का, ठीक है। ये वाला जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, दैट इज 180 डिग्री, ये पूरा बनेगा आपको 180 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है कि अब उसने क्या किया, वो टर्न हुआ फिर से 210 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, उसने 210 डिग्री का टर्न लिया, बट अब कौन से डायरेक्शन में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो 180 डिग्री तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, 180 डिग्री तो यहाँ तक ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, वो फिर से आया घूम के, ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पे हो गया। उसके बाद 210 का लिया है, तो यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ 30 डिग्री अगर हम और लेंगे, ठीक है, 30 डिग्री का अगर और लेंगे तो ये टोटल जो बनेगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनेगा 210 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब बताओ कि उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसकी जो फेस है वो किस तरफ है, वो साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। इस तरह से जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। बात समझ में आई सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डे वन ऑफ अ लीप ईयर इज संडे, ठीक है, अगर कोई लीप ईयर है, ठीक है, आपको पता है कि दो तरह के ईयर होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है, एक ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, और दूसरा कौन सा ईयर होता है, दैट इज लीप ईयर, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर्स में क्या होता है कि उसमें 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में क्या होता है, वो एक दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 366 दिन इसमें होते हैं, ठीक है। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सबसे पहले ऑर्डिनरी ईयर की बात करें, यानी कि 2023, ठीक है, 2023 जो था वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर था, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि अगर जो आपका ईयर है, ठीक है, उसका डे वन है, मान लो कि आपका 1 जनवरी है, ठीक है,
1 जनवरी 2023 को कौन सा डे था? मान लीजिए कि संडे था, ठीक है, मान लीजिए कि संडे था। अब बताओ कि इस ईयर के जो लास्ट डे है यानी कि 31 दिसंबर है, ठीक है, उसमें कौन सा डे होगा? ठीक है, इसी तरह अगर मैं लीप ईयर की बात करती हूँ, अगर आपका जो लीप ईयर है कौन सा? 2024, ठीक है, अभी वाला कौन सा ईयर है? 2024। 2024 कौन सा ईयर है आपका? लीप ईयर है। अब लीप ईयर कैसे है? अब 2024 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। 4 5 जा 20, ठीक है, 0 4 6 जा 24, ठीक है, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है। ये क्या है? ये लीप ईयर है। और इसी तरह अगर हम 2023 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये ऑर्डिनरी ईयर है ना। तो अब देखो कि अगर इसमें अगर 1 जनवरी को लीप ईयर की 1 जनवरी को मान लीजिए कि आपका कौन सा डे था? 1 जनवरी 2024 को मान लो आपका क्या था? मंडे था, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि 31 दिसंबर 2024 में कौन सा डे होगा? ठीक है, अब देखो ऑर्डिनरी ईयर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो 1 जनवरी को डे होगा वही सेम डे जो होगा वो लास्ट डे ऑफ द ईयर यानी कि 31 दिसंबर को भी वही डे होगा, दैट इज संडे ही होगा, ठीक है। बट लीप ईयर में क्या होता है कि एक दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है ना, एक डे जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे अगर 1 जनवरी 2024 1 जनवरी 2024 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा? दैट इज ट्यूसडे। क्या होगा? ट्यूसडे, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि अगर डे 1 ऑफ अ लीप ईयर इज अ संडे, अगर लीप ईयर का फर्स्ट डे अगर संडे था यानी मान लीजिए 1 जनवरी को क्या था? संडे था, ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे कौन सा होता है? 31 दिसंबर को, ठीक है, वो क्या होगा? लीप ईयर है मान लो 2024 मान लो, ठीक है, लीप ईयर है 2024 मान लो। अगर 1 जनवरी को यहाँ संडे होगा तो लास्ट डे ऑफ द 2024 को क्या होगा? मंडे, एक डे एक्स्ट्रा होगा तो नेक्स्ट डे होगा, दैट इज मंडे। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a 150 meter long train is running with a speed of 68 km per hour. How long it will take the train to pass the man who is running at 8 km per hour in the same direction? ठीक है, रिलेटिव स्पीड की यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा सबसे पहले, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। इसमें क्या होता है? मान लो कि दो चीजें हैं, मान लो कि ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, इस पे लंबाई है 150 मीटर लॉन्ग जो है ये ट्रेन है, ठीक है, और एक और यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी वो भी भाग रहा है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है? 68 किलोमीटर पर आवर। और ये जो आदमी है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। जब भी कोई भी जो अगर दो चीजें एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, ट्रेवल करती हैं, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जो मान लो इसको हम S1 मानते हैं, इसको हम S2 मानते हैं, तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी निकलेगी? S1 माइनस S2, ठीक है। जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो चल रहे हों, ठीक है, डिफरेंट अगर डायरेक्शन होंगी तो क्या होगा? तो S1 प्लस S2 हो जाते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है सेम डायरेक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले 68 को हम क्या करेंगे? -8, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि यहाँ पे आंसर जो है हमारा वो सेकंड में दिया है, बट यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर, इसको मीटर पर सेकंड में। इसे डिवाइड कर 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, ठीक है, 5/18 दैट इज 300/18। इसको अगर हम 6 से ठीक है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 50/3 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, अब देखो ट्रेन की कितनी लंबाई है, दैट इज 150 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है, और हमारे पास जो है वो स्पीड है, ठीक है, वो कितनी निकली है, दैट इज 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस ट्रेन को स्पीड से चलने में, ठीक है, मतलब तो कितना यहाँ पे पूछा कि हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन कितना लेगी टू पास अ मैन। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रेन की लंबाई दैट इज 150, उसको हम डिवाइड करेंगे 50/3 से। ठीक है, तो ये 3 जो है 150 मल्टीप्लाइड बाय 3/50, ठीक है, 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको यहाँ पे कट करते हैं, 15 3 जा कितना होता है 45/5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इस ट्रेन को जो है वो इस आदमी को पास करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 9 सेकेंड। ठीक है, 9 सेकेंड। तो योर थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, 60 स्टूडेंट है क्लास में, 30 स्टूडेंट हैव टेकन फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, 60 स्टूडेंट है टोटल, 30 स्टूडेंट ने क्या लिया है, 30 स्टूडेंट लिया है फिजिक्स। ठीक है, मान लो ये है आपका फिजिक्स, तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है जिसने फिजिक्स लिया है। ठीक है, अब बोला है कि 30 स्टूडेंट ने क्या लिया है, केमिस्ट्री लिया है। ठीक है, 30 स्टूडेंट ने क्या लिया है, यहाँ पे केमिस्ट्री लिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो बाकी बचे 30, ठीक है, और जो 30 स्टूडेंट और है, ठीक है, 30 स्टूडेंट और है, उन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, उन्होंने यहाँ पे बायोलॉजी लिया है। ठीक है, बायोलॉजी लिया है, एंड देयर आर 10 स्टूडेंट ईच हु हैव टेकन द कॉम्बो ऑफ 2 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सब मतलब कॉम्बो लिया है, मान लो 10 इन्होंने फिजिक्स बायो लिया है, 10 ने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है, और 10 जो है उन्होंने क्या लिया है, दैट इज केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब आप ये बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इन्होंने 3 जो सब्जेक्ट लिए हैं उनके नंबर्स बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल देखो, सबसे पहले जो फिजिक्स लिया है, ठीक है, जिन्होंने प्लस बायो लिया है प्लस केमिस्ट्री लिया है, इसको हम माइनस करेंगे जिन्होंने बोथ लिया, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स एंड बायो, ठीक है, प्लस बायो एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो कितना है, फिजिक्स में बायो में केमिस्ट्री में इतने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 10 प्लस ऑल, ठीक है, जिन्होंने ऑल लिया है। अब आप देखो कि अब 30 कितना हो गया, 90 माइनस 30 प्लस ऑल, ठीक है, कितना हो गया 60 प्लस ऑल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आंसर आया है 60, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में 60। इट मीन्स दैट कि जो जो भी स्टूडेंट है उन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, उनकी जो संख्या है वो कितनी है, दैट इज 0। ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, कोई भी नहीं जिन्होंने तीनों लिया, सबने बोथ कॉम्बो लिया, यानी कि दो दो चीजें ली है। तो ऐसा कोई भी एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने क्या किया है, तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी 0। Next question is in a school A and school B, 20% and 25% of the students participate in the sports respectively. If a school B has 60% more students than school A, ठीक है, the number of students participating in the sports in a school A is, ठीक है, अब आप देखो इस बात को, अगर हम मानते हैं कि जो स्कूल A है, ठीक है, जो स्कूल है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, स्कूल A में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम मानते हैं x, ठीक है, और स्कूल बी है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम माने कितने होगा, यहाँ पे बोला है कि 60% ज्यादा है। ठीक है, अगर हम x को 100 लेके चलते हैं, अगर 60% ज्यादा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि 160। ठीक है, इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.6x। ठीक है, इतने स्टूडेंट जो है वो स्कूल बी में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जो स्कूल ए है 20% जो है, ठीक है, 20% जो है वो स्कूल ए में है, यानी कि जो स्कूल ए में कितने हैं 20% ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा
दैट इज 0.2x। और स्कूल जो बी है, ठीक है, उसमें कितने हैं 25% ऑफ पार्टिसिपेंट इन द स्पोर्ट्स, यानी कि 25% ऑफ 1.6, ठीक है, x यानी कि 0.4, ठीक है। अब आपको बस इनकी रेशियो निकालनी है, यानी कि आपको उनको डिवाइड करना है 2.0x अपॉन 0.4x, ठीक है। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/2, यानी कि जो, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द स्पोर्ट्स इन स्कूल ए, ठीक है, वो क्या है 1/2 ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स इन अ स्कूल बी, ठीक है। सो सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml ऑफ 0.2 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो मोलैरिटी होती है, यानी कि m, ठीक है, m का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये जो होता है वो फॉर्मूला होता है किसका, मोलैरिटी का, ठीक है। यहाँ पे मोल्स सॉल्यूशन जो है मोल्स में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, जो गिवन हमारे पास क्या है मोल्स हैं कितने 0.2 मोल्स, एंड जो वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास 100 मिलीमोल्स। तो 100 मिलीमोल्स को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज 0.1 लीटर, ठीक है, 0.1 लीटर, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं तो हम यहाँ से अगर मोल्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी यानी कि m मल्टीप्लाइड बाय l, ठीक है। तो m कितना है हमारे पास 0.02, ठीक है, 0.2 है हमारे पास यहाँ पे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ठीक है, लीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.02। तो हमारे पास मोल्स कितने हो गए 0.02। अब यहाँ पे जो मोलर मास अगर की हम बात करते हैं, जो NaOH होता है उसका कितना मोलर मास होता है, दैट इज 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका जो मोलर मास अब कितना है 40 ग्राम पर मोल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम मास निकालते हैं, ठीक है, मास अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, दैट इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो मोल्स कितने हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है। तो जब इसको हम 2/100 करते हैं इस तरह से 40 यहाँ से क्रॉस हो जाता है तो कितना हो जाएगा 2 4 8, यानी कि 0.8 मोल्स, ठीक है। तो इतना जो है हमारे पास जो हाउ मेनी ग्राम, तो कितने ग्राम चाहिए, दैट इज 0.8 ग्राम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड है हमें 100 ml ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a glass jar containing 1 red, 3 greens, 2 blue, 4 yellow marbles. If a single marble is chosen as random from the jar, what is the probability that it is green or yellow, ठीक है। अब देखो जो आपके पास कंटेनर है उसमें क्या है, एक रेड है, ठीक है, 3 आपका ग्रीन है, 2 ब्लू है और 4 क्या है येलो, यानी टोटल मार्बल्स कितने हैं 10 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज इवेंट्स रिक्वायर्ड अपॉन टोटल इवेंट्स, ठीक है। तो कितने इवेंट्स रिक्वायर्ड है, दैट इज 4 है येलो। तो यहाँ पे बोला है कि अगर सिंगल मार्बल इज चूजन तो क्या प्रोबेबिलिटी है येलो और ग्रीन की, ठीक है। तो येलो कितने हमारे पास 4 प्लस ग्रीन कितने 3 अपॉन 10, दैट इज 7/10, 7 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जिसका थर्ड आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन इज, तो सेम क्वेश्चन मैंने, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको करवाया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप सभी के लिए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को करके, ठीक है, जो आंसर है इसका, ठीक है, वो मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। दिस इज एन होमवर्क फॉर यू ऑल गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the length of a side of an equilateral triangle is double then its area increased by, देखो
जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी जो एरिया होता है वो कितना होता है, √3/4 x²। ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी जो 3 साइड्स होती हैं बिल्कुल इक्वल होती हैं, तो इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू √3/4 a² आप बोल सकते हो या फिर x² आप इसको बोल सकते हो। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हमने क्या किया, इसकी साइड्स को हमने क्या किया है, डबल किया है। ठीक है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है, 2a² है, तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे ये तो कितना आ जाएगा, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 2a²। ठीक है, 2a² जब हम इसको करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, दैट इज √3/4 मल्टीप्लाई बाय 4a²। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, √a²। ठीक है, जब हम साइड्स को डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √a²। अब हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे, ठीक है, जो इंक्रीज है, ठीक है, जो इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, एरिया इंक्रीज है उसको हम कैसे, इंक्रीज इन एरिया तो उसको हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, ठीक है, ये जो हमारा डबल आएगा ये एरिया है, इससे हम माइनस करेंगे इसका ये वाला एरिया। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालेंगे, √3, ठीक है, a² माइनस √3/4 a²। ठीक है, जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 100, ठीक है, 3√3/4 a²। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। इसके बाद हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, ये जो एरिया आया है इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इंक्रीज इन एरिया को डिवाइड करेंगे हम इसके एरिया से। ठीक है, जिसको जो एक्चुअल एरिया है इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे साथ में 100 से। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 × 100 दैट इज 300। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा, 300% जो है वो इंक्रीज आएगा इसका एरिया, जब हम इसकी लेंथ को क्या करेंगे, लेंथ और जो साइड्स की लेंथ है इसको हम डबल करेंगे। ठीक है, सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके लिए एक नोट्स है। ठीक है, इसको आप लर्न कीजिए। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें से ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो इसके फिगर्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स पूछे जाते हैं या सरफेस एरिया पूछा जाता है, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिगर्स में, ठीक है, किसका वॉल्यूम सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, एक क्यूब सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यूब आता है, ठीक है, सिलेंडर सबसे इम्पोर्टेंट, इसका डेफिनेट आता है। ठीक है, और स्फीयर, इन तीनों के तो आपको डेफिनेट इनके वॉल्यूम्स पता होने चाहिए, ये इस चीज के क्या वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल।